नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हमने रेलवे एग्जाम्स का जनरल साइंस वीडियो लेक्चर सीरीज चालू किया था, जिसका आज लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं। टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2, मात्रक एवं मापन भाग 2। तो इस टॉपिक का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं। जो भी एस्पिरेंट्स लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ एक बार लेक्चर 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए चैप्टर को लेकर के, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आपका डेवलप होगा और वो जब डेवलप होगा तो वो आपके लेक्चर 2 में, आज के लेक्चर में काम आएगा। डायरेक्ट अगर आप इसको देखते हैं तो कहीं कहीं पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर 1 जरूर देखिए, उसके बाद फिर लेक्चर 2 में आप फिर से विजिट करके लेक्चर 2 देख लीजिए। और लेक्चर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर को, पार्ट 2 को। तो चालू करने से पहले इस चैनल पर आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी, कोई भी टॉपिक हम करें, कोई भी सब्जेक्ट करें, उन सब का लेक्चर फ्लो कैसे होने वाला है उसको समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज टॉपिक को लेकर के, है ना, एक समझ विकसित करेंगे, टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब अभी के रेलवे के एग्जाम्स का जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट और हमारा स्ट्रांग बने। और इन दोनों चीज़ों को करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस, मतलब पिछले 8 से 10 वर्षों में जो भी रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक तरीके का एक कंप्लीट पैकेज है तैयारी करने का। तो हम चालू करेंगे पहला कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी से, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज में देखिए, जो लेक्चर 1 है उसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो भी टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक होता है ना, मैकेनिक्स का जो टॉपिक्स होता है, यांत्रिकी का, वो सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, ये सब हम देख चुके हैं। आज हमको करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स के, जो आपका 10th का सिलेबस रहता था, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब टॉपिक्स में। और मैं यहाँ एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि ये जब हम इस चैप्टर में हमको यूनिट्स से डील करना है ना, मात्रक क्या होगा। अब यूनिट निकालने के लिए हमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, उन सब के फॉर्मूले यहाँ पर आने वाले हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मन छोटा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे जब जब वो चैप्टर आएगा तो हम उसके साथ डील करेंगे, वो आपको अपने आप याद होने लगेंगे। हाँ, बट अभी के लिए ये सीखना हमको बेहद जरूरी है कि फॉर्मूला निकलता कैसे है, माना किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकलता कैसे है, और वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। और ना, क्वांटिटीज के डिटेल में अभी नहीं जाना है ना। क्वांटिटीज को अभी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट है, मतलब यूनिट निकालने तक जितना सीखने की आवश्यकता है हम उतना ही सीखेंगे। क्वांटिटी का डिटेल हम कब पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर आएगा तब। अब जैसे कि यहाँ पर हमने पहला लिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, जहां पर ये जो I है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो T है ये क्या है, समय। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो I के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, है ना। ये हमने यूनिट लिया हुआ है एम्पियर, और टाइम की जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज सेकंड। ठीक है, तो ये करंट जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर। ये सारी चीजें हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, इसलिए उसको एक बार प्लीज विजिट कर लें, उसके बाद यहाँ पर आए। एम्पियर का सिंबल हम लिखते हैं ए, और इसका सिंबल हम लिखेंगे एस। तो ये क्या निकल करके आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज का एम्पियर इंटू सेकंड। इसी एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं, 1 एम्पियर सेकंड को हम कहते हैं दिस इज 1 कूलम, 1 कूलम, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1 इंटू कैपिटल सी, दिस इज 1 कूलम। कूलम साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए उनके नाम पर यूनिट रखा गया है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 कैपिटल सी लिखेंगे। तो यहां से रिलेशन क्या निकल करके आ रहा है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, है ना। आज के क्लास का पहला जो रिलेशन आ गया ये बेहद इंपॉर्टेंट। और ये जो भी यूनिट निकल करके यहाँ पर आया है ये एक्चुअल में कौन सा यूनिट है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये कौन सा है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ही बात कर रहे हैं तो उसका हमने एसआई यूनिट निकाला। अब देखते हैं कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा।
इसी चार्ज का CGS यूनिट। तो CGS यूनिट होता है इसका स्टैटिक कूलम। इसी चार्ज की बात करें तो इसका जो CGS यूनिट होगा, दिस इज स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, STAT, और इसी को हम कहते हैं ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। इनके दोनों के बीच का रिलेशन होता है, और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू, दिस इज 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये दूसरा इंफॉर्मेशन जो आपके काम का है आज के लिए, दैट इज 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। अच्छा, अब यहां से चार्ज के बारे में थोड़ा समझते हैं कि थोड़ा बहुत डिटेल, कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। चार्ज को हम क्या कहते हैं? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक गुण है जिसके कारण, जिसके होने से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन पर फोर्स लगा पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है ना। जैसे कि इस पेन का प्रॉपर्टी क्या है? मास यानी द्रव्यमान, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, एक गुण हो गया। और इस द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं ना, है कि नहीं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास एक और है, मास तो उनका है ही, एक प्रॉपर्टी और है उनके पास जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश कहते हैं, ठीक है। ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इसी को अगर हम ऐसा लिखें कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, है ना, कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये हो जाता है, दिस इज +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोनों का नेचर जो है ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन में माइनस लिया और प्रोटॉन में क्या लिया? प्लस लिया। लेकिन अगर मैं केवल परिमाण लिखूं, मैग्नीट्यूड, है ना, तो वो क्या आ जाएगा? चाहे इलेक्ट्रॉन लें चाहे प्रोटॉन लें, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे दो हमने मॉड का साइन बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस का साइन, वो लगा दिया, और दोनों के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो कितना है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, तो माइनस नहीं लेंगे, केवल उसका अंक लेंगे, आंकिक मान, तो वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब इसको लिखने का तरीका देखें, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 1.6 - 19, इसका मतलब पॉइंट कितने बार पीछे जाएगा? यहां से 19 टाइम्स पॉइंट पीछे जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक बार पीछे ले जाऊं और ऐसा लिख दूं, तो अब बताइए इसको कितने बार पीछे जाना बचेगा? 18। तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻18। तो ये सब भी जो यहाँ पर चीजें आ रही है ना, पॉइंट कैसे आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, ये सारी चीजें भी हमने लेक्चर 1 में डिस्कशन में लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों को इसमें भी दिक्कत होता है, जो नॉन मैथ्स वाले एस्पिरेंट्स होंगे, ये सारी चीजों का बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूँ। तो आप एक बार प्लीज वहां पर विजिट करें। और ये आएगा इसके आगे कूलम। तो यहां से इस 10⁻⁻18 की जगह पर हमने एक प्रेफिक्स यानी पूर्व लग्न पढ़ा था लेक्चर 1 में, और वो है जिसे हमने क्या कहा था? एटो। तो ये क्या हो जाएगा? 0.16 एटो कूलम। ये हो गया आपका। तो देखिए, एक रिलेशन ये तो ऑलरेडी हमको मिला ही था, एक हमने यहां से और निकाल लिया, 0.16 एटो कूलम। क्लियर। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? अगर मैं पॉइंट को आगे ले जाऊं, है ना, इसका मतलब पॉइंट कितने बार पीछे जा रहा है? 19 टाइम्स। अगर मैं पॉइंट को आगे ले जाकर के 16 लिख दूं यहां पर इस तरीके से, तो ये क्या निकल जाएगा? 10⁻⁻20 कूलम, है ना। पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो अब उसको कितने टाइम पीछे जाना पड़ेगा? 20 टाइम्स। तो वो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना, ये आपको समझना है भी। तो मैं लिखता हूं कि टू हैव या टू गेट 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज का निर्माण कर सकते हैं।
तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक रहेगा, और वो लॉजिक कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कितना चार्ज है, इसमें चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो जाहिर सी बात है दो इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो n इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये इतने चार्ज होंगे। और मैंने मान लिया कि यही n इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितना चार्ज बना रहे हैं, 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं, है ना। तो n इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज आएगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और ये टोटल चार्ज किसके बराबर रख लिया हमने, 1 कूलम के बराबर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 कूलम चार्ज बना रहे हैं। तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कैंसल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁹ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁹, और नीचे क्या आएगा 1.6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 1.6। सॉल्व करने पर n मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको आप लगभग बराबर लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आपके पास यहां पर आ गया है ना। ये सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं ये बहुत बेहद काम के हैं। कभी ना कभी इनमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए तो आगे पूछे जाएंगे, ये संभावनाएं बिल्कुल है ना। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज में इतनी चीजें थी जो हमने देखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लगे हाथ, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे कि यहाँ पर विमी सूत्र भी हमने निकालना सीखा था इस इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो विमी सूत्र मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और विमी सूत्र हम कैसे निकालते थे, इस I की जगह पर क्या लिखा हमने A, और T मतलब समय है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे T। तो 8 की घात 1 T टू दी पावर 1, ये इसका क्या आ गया, विमी सूत्र निकल करके आ गया। M 0 है, L 0 है, A और T है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला में हम ऐसे ही करते थे कि क्वांटिटीज को तब तक तोड़ते थे जब तक केवल और केवल यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज ना बचें। और आपको पता है एम्पियर जो है करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और जो टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। हिंदी माध्यम के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं हिंदी में कह देता हूं, ये है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, या वैद्युत प्रवाह, या वैद्युत अभिवाह, ऐसा भी कहते हैं। ये है वैद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए, ये जो वैद्युत विभव वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि वो ऐसा है साथियों, देखो इसी को जो यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा वही यूनिट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहेंगे वैद्युत विभवांतर। यह है वैद्युत विभव, यह है वैद्युत विभवांतर। और एक फिजिकल क्वांटिटी और है जिसका भी यूनिट इन दोनों के सेम रहेगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। शॉर्ट में से क्या कहते हैं, EMF, हिंदी के लिए विद्युत वाहक बल। तो ना देखिए, कई बार होता क्या है, बच्चे ना फोर्स देख के या बल देख करके क्या सोचते हैं कि ये बल का मात्रा आएगा, नहीं, मगर ये बल नहीं, ये फोर्स का यूनिट इसमें नहीं आएगा, ये एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो चलिए चालू करते हैं, यहीं से चालू करते हैं। और इसके फॉर्मूला देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सारी चीजों को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, V से। चाहे आप विद्युत विभव कहिए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए, उन सब का फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आएगा। ये होता है W/Q, जहां पर W है वर्क डन, कार्य, Q है आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्क का यूनिट होता है 1 जूल, और जो आवेश है उसका यूनिट हो जाता है 1 कूलम। तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 जूल पर कूलम, है ना। कूलम ऊपर जाएगा माइनस में, यहाँ पर इसमें पावर 1 है, तो जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी 1 जूल पर कूलम को हमने क्या नाम दिया हुआ है, साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए इसे कहा गया है 1 वोल्ट,
ठीक है, सिंबॉलिकली कैपिटल वी लिख देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन अगेन आपको जो मिला यहाँ से, है ना, कि 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर। अब चाहे ईएमएफ का यूनिट पूछे तो उसका 1 वोल्ट आएगा, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे उसका वोल्ट आएगा, चाहे पोटेंशियल का पूछे उसका 1 वोल्ट यहाँ पर आएगा। अब ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ये भी आसान है निकालना। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये देखिए कैसे निकलेगा। वर्क आया है ऊपर और नीचे क्या आया है, क्यू आया है ना। लेक्चर 1 में ऑलरेडी हम वर्क का निकाल चुके हैं, दैट इज mL2t-2। यहां पर Q का अभी कुछ देर पहले स्लाइड 1 में निकाला था 80। इनको ऊपर ले जाना है, निकल जाएगा। देखिए M कितनी बार आया है, एक बार, तो ये M लिखा एक बार। L कितनी बार आया, 2 बार, तो ये लिखा। T जो है नीचे है तो 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी T⁻³ और A⁻ भी क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो -1। तो ये निकल करके आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का, दैट इज F/Q, है ना। फिर से वही चीज, F की अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में तो इसका यूनिट क्या होता है, दिस इज 1 न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है, दिस इज 1 कूलम, है ना। थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक लेके इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो यूनिट निकाला है दिस इज एक्चुअली ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, है ना। ये समझने वाली बात है क्योंकि हमने वर्क की जगह रखा जूल, वो भी एसआई यूनिट है। चार्ज की जगह क्या रखा, कूलम, वो चार्ज का एसआई यूनिट है। तो जो फाइनल यूनिट आएगी वो भी एसआई यूनिट ही आएगी। चलिए कम बैक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 न्यूटन पर कूलम, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, देखिए लिखने का तरीका क्या हो सकता है इसको, दिस इज एक्चुअली 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक। अच्छा, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो आपको पता है न्यूटन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLt-2। कूलम का क्या होगा, तो कूलम की जगह हम लिखेंगे AT, ये कूलम की जगह, कूलम मतलब चार्ज, चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम, अभी निकाला था, और पावर में क्या आएगा, -1। ये -1 दोनों में जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा mLt-2 A-1 T-1। फाइनली निकल करके आएगा दिस इज m⁻1 L⁻1 T-2 ये मिलकर बन जाएगा -3 और ये आ जाएगा A⁻1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। दूसरा एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिए कि जो E है ना, इसको हम और क्या लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट V/L, दिस इज V/L। और दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है विभव प्रवणता। याद करिए लेक्चर 1 में हमने देखा था प्रवणता, दिस इज प्रवणता, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट जब हम विस्कोसिटी पढ़ रहे थे मतलब वेग प्रवणता, यहां पर हम देख रहे हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट शब्द फिजिक्स में कहीं पर भी आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि उस क्वांटिटी को आप लेंथ से डिवाइड कर रहे हो, है ना, दूरी से भाग दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर जो V लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, लेंथ यानी डिस्टेंस से, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेक्चर 1 में हमने क्या लिखा था, वहां भी V/L लिखा था, लेकिन वो ऊपर का V उस समय वेलोसिटी हुआ था, और उस वेलोसिटी को हम डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे थे, तो वो आया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से E का एक फॉर्मूला और क्या निकल करके तैयार होगा, देखिए एक ऐसा यूनिट, V की जगह आएगा वोल्ट और इसकी जगह क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये दूसरा इसका यूनिट तैयार हो गया E का, दैट इज वोल्ट पर मीटर। इसी वोल्ट पर मीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस वोल्ट को हमने यहां से क्या लिखा था, ध्यान से देखें, ये जो 1 वोल्ट आया था उसकी जगह पर क्या लिखा था, जूल पर कूलम। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, E को लिखते समय कि इस वोल्ट की जगह क्या लिख देंगे, जूल पर कूलम, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पर मीटर।
तो यहाँ पर ना इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए आप एक जगह मेहनत कर चुके हैं, वोल्ट को जूल पर कूलम लिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी वोल्ट आया, उसकी जगह क्या लिख दिया, जूल पर कूलम। रटने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आता है इसी तरीके से घुमाएगा, यही आसपास ही रहेगा ना, कोई नया कहीं से आ जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब इस बोर्ड से ही चीजें रहेंगी। तो ई के कितने यूनिट्स आ गए अगर आप ध्यान से देखें तो सब ऐसा यूनिट है। पहला क्या निकल करके आया, पहला आया दोस्तों दिस इज यूनिट नंबर 1 न्यूटन पर कूलम, दूसरा आया दिस इज यूनिट नंबर 2 वोल्ट पर मीटर, और तीसरा आया जूल पर कूलम पर मीटर। ये सब के सब कैसे हैं, इसके एसआई यूनिट हैं, यानी एसआई मात्रक हैं। अब आ जाइए फ्लक्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स ऐसा लिखते हैं फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहां पर फाई बी, ऐसा करके लिख देते हैं। तो ये होता है E इंटू ए मतलब यहां पर है एरिया। तो इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या निकल करके आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने क्या निकाला, न्यूटन पर कूलम, है ना, तो ये आएगा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब समझने वाली बात इसमें यह है कि ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं, ई निकाल चुके हैं, ई यहां पर क्या निकाला आपने, एक निकाला न्यूटन पर कूलम से, उसको लगा दिया। और यहां पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला है E इंटू ए, यही फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो जो जो E का यूनिट हो रहा है उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया, क्या मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया। तो 3 यूनिट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाले हैं, अगर उन तीनों यूनिट्स में अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और यूनिट्स निकल जाएंगे जो कि किसके होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स के होंगे। जैसे कि अगर आप इसमें देखें वोल्ट पर मीटर, ई को मैं लिखूंगा यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर एरिया की जगह क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, तो ये मिल करके क्या बन जाएगा, मीटर मीटर है, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो देखिए फ्लक्स का एक और यूनिट आ गया यहाँ से, है ना, तो रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप इस वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा जूल पर कूलम और ये आ जाएगा मीटर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इजी हो जाती हैं चीजें। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोस्तों निकालना आसान है, कैसे आसान है, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं, देखिए, हाँ ये निकाला था ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये निकाला, ML1 T-3 A-1। देखिए दिस इज M1 L1 T-3 A-1 T-3 A-1। ये जो A है दिस इज एम्पियर ना, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं। और ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला विमी सूत्र निकाल रहे हैं, तो ई की जगह पर ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब क्या आने वाला है, एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, L टू द पावर 2। क्लियर, तो देखिए फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, m टू द पावर 1, L टू द पावर 1 प्लस 2 दैट इज L टू द पावर 3, T टू द पावर -3 और A टू द पावर -1। ये तैयार हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और फिर उधर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए जैसे कि अगर हमने ना सपोज करें दो चार्जेस ले लिया हमने, ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, इसका नाम ले लिया, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज, सॉरी लेट अस सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। इनके बीच का जो गैप है, दिस गैप लेट अस सपोज हमने लिया यहाँ पर जोड़ दिया इसको, तो ये जो गैप आ रहा है इनके बीच का, लेट अस सपोज दैट इज R। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वही फोर्स है जब आप अपने स्केल को बाल में घिसते थे, बचपन में हम एक प्रयोग किया करते थे, वो जो स्केल रहती है 15 सेंटीमीटर वाली, उसको सूखे बाल में घिसा और कागज के टुकड़े के सामने रखा तो कागज का टुकड़ा उस स्केल पर चिपक जाता था। तो होता क्या था कि जब हम स्केल को घिसते थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते थे, जिसके कारण से वहां पर एक परस्पर स्थिर वैद्युतिकी बल लगता था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो फोर्स रहता था उसका फॉर्मूला जो निकल के आता था वो कुछ इस तरीके से रहता था, देखिए, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता था Q1 Q2 और नीचे रहेगा R स्क्वायर। तो ये
हाँ, और यहां पर देखें Q1 Q2 तो समझ गए आप, आवेश है, चार्ज है ना। R हो गया इनका दूरी, F जो है वो बल है, दैट इज फोर्स, और ये जो एप्सिलॉन नॉट यहां पर देख पा रहे हैं, इसी एप्सिलॉन नॉट को नाम दिया गया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं इसे, है ना, विद्युतशीलता किसी भी पदार्थ का। तो ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे, यहाँ पर हम केवल इसका यूनिट जो है उस पर ध्यान देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या एप्सिलॉन जीरो बोल दिया। तो ये जो एप्सिलॉन जीरो को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा, और ये फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, दिस इज 1/4πf और Q2, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। तो देखिए सबकी जगह रखना है, यूनिट्स रखते जाते हैं। 4π कांस्टेंट है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं आएगा। फोर्स की बात करें तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/न्यूटन, है ना, न्यूटन की जगह n लिखा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ब्रैकेट लगाया, लेकिन बीच में जो लाइन है वो अपने आप गायब हो गई। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बोर्ड पर, बट दैट्स ओके, आप कंटेंट में ध्यान दें। Q1 जो है और Q2 जो है दोनों कैसे हैं, 1 कूलम 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 आएगा तो कूलम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर मीटर, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, वर्ग है दूरी का। तो अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो 2 बार मीटर आएगा, मीटर इंटू मीटर, तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से दिक्कत हो रहा है थोड़ा बोर्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, फाइनली दिस इज एक्चुअली, अगर यूनिट की हम बात करें तो ये आ जाएगा 1 कूलम स्क्वायर, है ना। न्यूटन नीचे है तो -1, और ये मीटर स्क्वायर भी नीचे है तो दिस इज -2। आप ये 1 लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, और नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, है ना, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो ये निकल करके आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर टू द पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वो भी आसान है। कैसे करेंगे, कूलम की जगह क्या रखेंगे, एम्पियर इंटू टाइम, पहले निकाला था उसका स्क्वायर। न्यूटन आपको ऑलरेडी पता है क्या आता है, mlt-2, बाहर पावर क्या आएगा, -1, और ये है मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो l टू द पावर -2। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 दोनों में जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 T2, -1 जितने यहाँ पर टर्म्स हैं सब में जाएंगे तो m-1 l-1, और ये हो जाएगा T2, -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब अंदर का जो पावर है और जो बाहर का पावर है दोनों पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, और l टू द पावर -2। फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, m देखिए कितनी बार आया है, m एक बार, और पावर है -1, तो दिस इज m टू द पावर -1। l कितनी बार आया है, 2 बार, एक बार -1 -2, तो टोटल हो जाएगा l टू द पावर -3। t की बात करें तो t टू द पावर 2, t टू द पावर 2, तो दिस इज t टू द पावर 4, एंड फाइनली a टू द पावर 2। तो ये निकल करके आ गया परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, ये परमिटिविटी किसका था, फ्री स्पेस का था, यानी वैक्यूम, है ना, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो अब परमिटिविटी आप किसी भी मीडियम का निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, और जो उसका एसआई मात्रक है वो भी आपको यही मिलेगा जो हमने ऊपर यहाँ पर निकाला हुआ है। दिस इज एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, है ना, एसआई मात्रक है इसका, ठीक है। किसी भी माध्यम का निकालिए, इतना ही आएगा। अब यहां पर एक चीज और लिखा है हमने, क्या लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर, और ये क्या होता है, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन 0। जिस भी मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऊपर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना। तो इसका फॉर्मूला ऐसे तैयार होता है, ठीक है। कि बात इतनी सी है, अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें तो ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, तो जो यूनिट ऊपर का रहने वाला है वही यूनिट
नीचे का भी रहने वाला है, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको ऊपर भी मिलेगा और यही यूनिट आपको नीचे भी मिलेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आ जाएगा, दिस इज यूनिट लेस, मात्रक विहीन। तो फिजिक्स में ना एक चीज समझेंगे, जहां पर भी ना रिलेटिव वर्ड आ गया ना, रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव डेंसिटी माना आपेक्षिक घनत्व, जहां कहीं पर भी रिलेटिव वर्ड आ गया है वहां पर जो यूनिट है वो बचेगा ही नहीं, यूनिट लेस हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी हम रिलेटिव कहते हैं मतलब हम क्या लेते हैं, दो सेम क्वांटिटीज का रेशो लेते हैं, मतलब दो समान राशियों का अनुपात लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो उनके यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, वो कट जाते हैं और आखिरी में केवल यूनिट लेस माने कोई यूनिट नहीं बचता। तो ये हो गया, बेहद इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस है। यहां पर फिर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। तो उसका फॉर्मूला जो निकल करके आता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, डेट इज आवेश होता है और यहाँ पर आता है दूरी, है ना, दिस इज दूरी। तो आवेश के लिए हम लिखेंगे कूलम और दूरी के लिए क्या आएगा, मीटर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1 कूलम मीटर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। विमी सूत्र ऐसा यूनिट निकल गया। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं जैसे आपको बताया है आप वैसे निकाल सकते हैं। कूलम की जगह 80 रखेंगे, मीटर की जगह L रखेंगे, है ना। तो कूलम की जगह क्या आ जाएगा 80 और मीटर की जगह L। तो ये निकल गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, m इसमें है क्या, नहीं है, तो m 0 है ही नहीं तो 0, L है 1, T है 1 और A है 1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एनर्जी आ गया ना, एनर्जी आ गया मतलब इसका यूनिट क्या होने वाला है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EPE लिख दिया तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, है। इसका मात्रक चूंकि एनर्जी है, इसका मात्रक भी क्या होगा, वही जूल होगा जो हमने पढ़ा था। और लेक्चर 1 में फिर हमने इसका CGS मात्रक भी देखा था, अर्ग आया था, फिर दोनों के बीच का रिलेशन भी देखा था, ये सब तमाम चीजें देख चुके हैं। कैपेसिटेंस की बात करें तो धारिता, धारिता क्या होता है, जैसे पंखे वगैरह में आपने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल शेप का छोटा सा एक चीज लगे रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसर, है ना। ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं संधारित्र, छोटा सा बेलन आकार का रहता है, जनरली व्हाइट कलर का भी रहता है और उसमें यूनिट्स लिखे रहता है 6 पिकोफैराड, माइक्रोफैराड, इस तरीके से उसका यूनिट चलता है। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों धारिता। जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक्चुअल में है क्या, जब चैप्टर आएगा तब डील किया जाएगा। अभी केवल इसका फॉर्मूला देखिए, और इसका फॉर्मूला होता है Q मतलब आवेश और नीचे आता है V मतलब वोल्टेज। जो हमने वोल्ट लिखा था ना उसी को हम और क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, Q मतलब हो जाएगा दिस इज 1 कूलम और V मतलब हो जाएगा दिस इज 1 वोल्ट। तो इसका जो यूनिट निकल करके आएगा दैट विल बी कैपेसिटेंस का, वो हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट। तो दिस इज 1 कूलम पर वोल्ट, ये हो गया कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला। ठीक, ऐसा ही सिस्टम है और इसी 1 कूलम पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 फैरेड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज 1 कैपिटल F, कैपिटल इसलिए क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है ना। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, दिस इज रिलेशन नंबर 1। और फिर वही है जैसे कि जो प्रैक्टिकल यूनिट्स इसकी चलती हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं कि 1 जैसे माइक्रो फैरेड चलता है, है ना। तो माइक्रो मतलब कि 10⁻⁻⁶ लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हैं। यही पिको फैरेड भी हो सकता है, तो पिको मतलब 10⁻12 फैरेड। अगर इसी को नैनो फैरेड कर देंगे तो दिस इज 10⁻⁹ फैरेड, नैनो मतलब 9 माइनस में 9 फैरेड। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गए कैपेसिटेंस के। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करें, अगर मैंने इसको E और यहाँ D लिख दिया एनर्जी डेंसिटी, तो ये होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो ऊपर आएगा एनर्जी और नीचे रहेगा वॉल्यूम, माना ऊर्जा बटा आयतन,
ऊर्जा का यूनिट 1 जूल और इसका हो जाएगा आयतन का मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, आई मीन यूनिट जो है ऐसा यूनिट 1 जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी का। नेक्स्ट स्लाइड, वेरी दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए आपने ओम लॉ तो बहुत प्रचलित है ही है, बट इस तरीके से पढ़ा हुआ है V बाय आई। V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R निकल जाएगा। V अभी हमने निकाला, V मतलब क्या है, दिस इज 1 वोल्ट, और इसकी बात करें करंट की तो ये होता है 1 एम्पियर। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट 1 वोल्ट और एम्पियर में लग जाएगा -1। ठीक है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। यही जो 1 वोल्ट पर एम्पियर है इसी को हम क्या कहते हैं, 1 ओम। साइंटिस्ट के नाम पर है, दिस इज 1 ओम। और इसी 1 ओम को लिखने का तरीका क्या हो जाता है, दिस इज 1 ओम। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। और ये एसआई सिस्टम में हम चल रहे हैं ना, जहां पर दूसरा यूनिट आएगा मैं आपको अलग से बताऊंगा, कुछ नहीं कह रहा हूं, मतलब वो कौन से प्रणाली में है हम लोग, एसआई मात्रक प्रणाली में, एसआई सिस्टम में। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कंडक्टेंस की बात करें। तो कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा साथियों, कंडक्टेंस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने कहा है ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध है, और उस वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा वैद्युत चालकता। कंडक्टेंस मतलब चालकता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय आर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 बाय ओम, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ओम का इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को हम क्या कह देते हैं, 1 साइमन। तो यहां से एक बेहतरीन रिलेशन क्या निकलता है कि 1 साइमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, मतलब पावर में -1 आएगा, है ना। तो ये जो साइमन है ये किसका यूनिट हो गया बताइए, ये यूनिट हो गया है कंडक्टेंस का, वैद्युत चालकता का। और वो 1 साइमन किसके बराबर आता है, 1 ओम टू द पावर -1, यानी ओम इनवर्स। अब रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसा हम इसे कहते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। जहां पर ये जो रो है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से रो क्या निकल करके आ जाएगा, रो आ जाएगा RA डिवाइडेड बाय L। R अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, ओम। A यहाँ पर एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये आ जाएगा मीटर का वर्ग, और नीचे आएगा मीटर, चूंकि ये लेंथ है तो 1 मीटर यहां से कटेगा, है ना। और आपको कटने के बाद जो रो का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा ओम मीटर, है ना। ये डैश यानी हाइफन जो लगाते हैं वो है ना, इसको माइनस नहीं समझना, डैश है ये। तो ये आ गया दोस्तों रो का ओम मीटर। ठीक है, अगला है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, है ना। समझने वाली बात है। देखिए जैसे कि चालकता क्या था, इसका प्रतिरोध का उल्टा था, तो वैसे ही जो विशिष्ट चालकता आएगा वो क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, यानी व्युत्क्रम, है ना। स्पेसिफिक देखिए कंडक्टेंस जो था, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी गिवन बाय इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, एक सिंबल है जिसे कहते हैं सिग्मा, से रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा होगा दिस इज 1 बाय रो। ये कर दिया 1 बाय रो हमने। अभी हमने निकाला था रो का, तो रो का कितना निकल करके आया है देखिए, ओम मीटर। तो यहाँ लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1 बाय ओम मीटर। इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है पावर में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पावर अभी क्या है 1, है ना। तो ऊपर जाएगा तो ये होगा ओम इनवर्स और ये होगा मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ओम इनवर्स को हमने क्या लिखा है, 1 साइमन। तो ये हो जाएगा 1 साइमन पर मीटर।
तो आप देख रहे हैं ना, एक चीज से कैसे दूसरी चीज निकल करके आ रही है, यही समझना है हमको फिजिक्स में। तो ये आ गया विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट आ गया। चलिए यहां पर मैं किसी एक का आपको विमी सूत्र निकाल कर बता देता हूं, फिर आप बाकी सबका निकाल लेंगे। चलिए चालू करता हूं। जैसे मैं रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देता हूं। देखिए मजा आने वाला है, बेहद आसान है। कैसे आसान है देखिए, क्या निकल करके आ रहा है, V बाई आई। V क्या है, पोटेंशियल, और I क्या है, करंट। तो मैंने लिखा यहां पर V बाय आई। ठीक, और आपको यह भी पता है कि अगर हम V की बात करें तो V होता है W बाय क्यू। पोटेंशियल को हमने लिखा था, आप देख सकते हैं, और ये आया I। अब ना आपको W का याद होना चाहिए, और वो होता है mL2T-2। अगर आपको W का याद नहीं है तो आप W को भी तोड़ सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीटर आ गया। फिर फोर्स का याद नहीं है तो उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। फिर एक्सेलरेशन का याद नहीं है तो उसको चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के जब तक आपको चीजें याद नहीं आ रही, आप उसे तोड़ते जाइए, तो अंत में केवल और केवल आपके पास उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही कुछ क्वांटिटीज बचेंगे आखिरी में। और यही जो तरीका है कैसे करना है, ये लेक्चर 1 में मैं बहुत ही डिटेलिंग में बताया हूं। ठीक है, तो W का हो गया mL2T-2। चार्ज की बात करें तो ये होता है AT, ये तो आज ही निकाला है, और ये करंट तो फिर आ जाएगा A। तो देखें M और कहीं दिख रहा है आपको, नहीं, L2 है। T जो है 1 ऊपर जाएगा तो -3 होगा, और यहां पर A 2 बार है तो A का पावर 2 आएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विमी सूत्र निकल चुका है। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस का निकल जाएगा, इसमें मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका निकल जाएगा, इस रेजिस्टिविटी का निकल जाएगा, है ना। मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब L का क्या हो जाएगा, क्यूब। यहाँ पर इसका इनवर्स है, मतलब जितने भी पावर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पावर दिख रहा है 1, इन सब में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कंडक्टेंस का आ जाएगा M-1, L-2, T3 और A2। इस तरीके से आप इसका भी कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखिए क्वांटिटी एक ही है, नाम कितने सारे हैं उसके, है ना। ये आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। 3 नाम है, क्वांटिटी एक ही है, रिप्रेजेंट करेंगे V से। तो ये आएगा, दिस इज F बाय क्यू वी। ये इसका फॉर्मूला है। जहां पर F है न्यूटन, तो ये लगा दिया हमने न्यूटन। Q की बात करें चार्ज है, तो ये लगा दिया कूलम। और V यहां पर स्पीड है, ना कि पोटेंशियल है। अभी तक V को हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहां पर V क्या है, वेलोसिटी है। तो उसका कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो दैट विल बी मीटर पर सेकंड। इस तो B का जब SI यूनिट का अगर हम बात करें तो B का SI यूनिट निकल करके आया, SI यूनिट टेस्ला, दिस इज 1 टेस्ला। और इस B की CGS यूनिट की अगर बात करें तो जो CGS यूनिट होता है दैट इज एक्चुअली 1 गॉस और 1 G, है ना। और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, और आप ऐसे पलट करके लिख देंगे तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये फील्ड के इधर क्या दिया हुआ है, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो जैसे कि वहां पर आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया किया था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे, यानी क्षेत्रफल गुणा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आएगा B इंटू ए। और ये देखिए B का भी हमने निकाला, दैट इज 1 टेस्ला। एरिया का क्या निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये निकल करके आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट। दिस इज एक्चुअली SI यूनिट। और इसी 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम और क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 वेबर। दिस इज 1 वेबर। तो यहां पर अगले लाइन में बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और यहीं से आप और क्या लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर
पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, एक दूसरे का रिलेशन हो गया ये। वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, और वो किसका निकल करके आ रहा है, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स का। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी। जैसे कि मैं आपको ये डायरेक्ट बता देता हूं कि परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने वहां पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देखा था, विद्युतशीलता, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी, है ना, वैसे यहाँ पर हर मटेरियल का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकशीलता, यानी या तो इसे पारगम्यता भी कहते हैं, माना कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ये मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी से डील करता है। तो इसका जो किसी भी मटेरियल का निकालेंगे तो इसका जो यूनिट निकल करके आता है ये होता है दोस्तों टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बिल्कुल याद रखिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये होता है ना। और यहीं पर अगर हम निकाल लें रिलेटिव परमिएबिलिटी का, तो जैसे कि मैंने पहले बताया हम रिलेटिव परमिटिविटी किए थे, है ना, तो ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम और नीचे आया था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैसे ही आएगा यहाँ पर कि किसी भी मीडियम का अगर हमें निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी परमिएबिलिटी, तो ऊपर उस मीडियम का परमिएबिलिटी आएगा और उसको डिवाइड करेंगे वैक्यूम के परमिएबिलिटी से, है ना। किसी भी माध्यम का कोई भी आपके पास पदार्थ है, उसका अगर आपको आपेक्षिक पारगम्यता निकालना है तो उस पदार्थ का पारगम्यता बटा इसका क्या बोलना चाहिए, निर्वात की पारगम्यता आप कर देंगे, है ना, मतलब निर्वात की पारगम्यता से भाग देंगे पदार्थ के पारगम्यता को, तो ये निकल करके आ जाएगा। दैट इज इसका जो यूनिट, अब देखिए ऊपर भी परमिएबिलिटी नीचे भी परमिएबिलिटी, तो जो यूनिट ऊपर का आएगा वही यूनिट नीचे का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था जहां कहीं पर भी रिलेटिव वर्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दोस्तों जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना ये दोनों का यूनिट अगर पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे, बेहद आसान है ना। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पूरा एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी यूनिट निकाला था हमने। म्यू जीरो क्या है, परमिटिविटी कहाँ का निकल करके आएगा, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन जीरो है परमिटिविटी वैक्यूम का, और म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी वैक्यूम का, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता ये है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला रहता है, वो ये है कि एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। जहां पर अगर हम c की बात करें तो c जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये अब बात इतनी सी है कि है तो आखिर चाल ही, है ना, स्पीड ही है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/मीटर स्क्वायर और ये सेकंड -2, ऊपर जा करके क्या हो जाएगा मीटर -2 सेकंड स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला निकल करके आ गया, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इंडक्टेंस, एक होता है प्रेरकत्व, है ना। देखिए बहुत इजी है ये। प्रेरकत्व की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और इसका फॉर्मूला होता है phi/I। फाई यहां पर है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका हमने क्या निकाला, वेबर, और नीचे आएगा एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 वेबर पर एम्पियर, और इसी 1 वेबर पर एम्पियर को हमने क्या कहा है, 1 हेनरी। हेनरी क्योंकि साइंटिस्ट थे, है ना, तो हेनरी को लिखेंगे कैपिटल H और ये हो जाएगा 1 वेबर पर एम्पियर। तो ये निकल करके आ गया हमारे पास 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। देन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, किसी भी चीज की, केवल ट्रांसफार्मर ही नहीं, किसी भी चीज की एफिशिएंसी माने दक्षता की अगर हम बात करें तो वो होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, निर्गत शक्ति बाय निवेश
शक्ति या आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी। तो कुल मिला के बात इतनी है, आउटपुट और नीचे क्या आएगा, इनपुट। अगर ऊपर एनर्जी हुआ तो नीचे भी एनर्जी, ऐसा आता है। ऊपर पावर हुआ तो नीचे भी पावर, मतलब कुल मिलाकर के जो यूनिट ऊपर आएगा वही यूनिट नीचे आएगा। तो इसकी यूनिट क्या निकल जाएगी, एक्चुअल में ये हो जाएगा दिस इज यूनिट लेस। तो जितने यूनिट लेस क्वांटिटीज हो रहे हैं आप उसको ध्यान में रखे रहिए, ये सब मैचिंग वगैरह में भी काम आते हैं। उसके बाद देखें अगला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको दर्शाते हैं म्यू से, और ये होता है c बाय वी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है वो है ना। तो यहां पर अगर इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो ऊपर भी स्पीड मतलब चाल, और नीचे भी स्पीड मतलब चाल। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड और नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। तो जितने यूनिट लेस क्वांटिटीज हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आ जाते हैं मैग्निफिकेशन में। वो लाइट वाले चैप्टर में लेंस वगैरह पढ़ते हैं तो आवर्धन जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या लंबाई है बटा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है, एच आई बाई एच ओ। तो ऊपर भी मीटर आएगा दोस्तों और नीचे भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो कुल मिलाकर के ये भी कैसा हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो यूनिट लेस। ठीक, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आखिर है तो लंबाई ही, तो इसका क्या आ जाएगा, मीटर, है ना, ऐसा यूनिट मीटर। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 बाय मीटर। लिखेंगे कैसे, 1 मीटर। इसी 1 मीटर, 1 पर मीटर को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली 1 डायोप्टर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, लेंस के पावर का डायोप्टर, और डायोप्टर को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल डी, और ये होता है 1 पर मीटर। इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो पावर सुन करके भाई वॉट नहीं लगा देना ना, वॉट मैकेनिकल वाले में पावर में आता है या इलेक्ट्रिसिटी के पावर में आता है, ये लेंस का पावर है तो डायोप्टर आएगा। चलिए सब हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऊर्जा एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं A इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पर h है दोस्तों प्लैंक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट। h निकल करके आता है यहां से E बाई न्यू। तो E का हो जाएगा फॉर्मूला दैट इज जूल, और ये आ जाएगा पर सेकंड। तो फाइनली ये मिल जाएगा जूल सेकंड, ये आ गया निकल करके प्लैंक्स कांस्टेंट का। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं इसे, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहां से C का एक और, C मतलब क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, m है मास और E है एनर्जी। तो यहां से C का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा एंड दैट इज E जूल बाय, और ये क्या आ जाएगा, मीटर, मतलब जूल पर मीटर। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो m है यहाँ पर वो क्या है, मास है ना। तो ये निकल करके आ जाएगा, दिस इज E का लिखा हमने जूल, और इसका m की जगह क्या आएगा, चूंकि ये मास है तो kg। तो निकल जाएगा दिस विल बी एक्चुअली जूल पर kg। ठीक है, kg टू द पावर -1। इधर है एटॉमिक मास यूनिट, है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे कहते हैं। तो इसे 1 AMU लिखा अगर हमने, तो इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब वो सक्रियता हो गई, है ना। रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। तो ये एक्चुअल में इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, और ये इसका जो यूनिट है ये होता है क्षय प्रति सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऐसा कहते हैं। तो इसका जो यूनिट निकल करके आएगा वो होता है पर सेकंड, है ना। और इसी पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो ये होता है 1 बैकरल कि, है ना। 1 बैकरल मतलब कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 डिसइंटीग्रेशन मतलब एक क्षय प्रति सेकंड, ये निकल करके आएगा।
इसका मतलब ये होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, और इसी को ना रेडिएशन का भी यूनिट कहते हैं, है ना। इसी को और किसका कह देते हैं, रेडिएशन का भी यूनिट कहते हैं। रेडिएशन मतलब कि जो भी यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रही है ना, ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है, रेडिएशन जो एमिट हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसका भी यूनिट यही रहता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसका एक यूनिट और होता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं क्यूरी। क्यूरी, और ये इंपॉर्टेंट है जो भी है ना, 1 क्यूरी इज इक्वल टू ये होता है 3.7 इंटू 10⁻10 becquerel। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया है रेलवे में और पूछने की संभावना बनी ही रहती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर यूनिटलेस। देखो फिर यूनिटलेस चीजें निकल करके आ गई। देखिए समझने वाली बात ऐसी है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की अगर हम बात करें तो ये आपको पता है 90 डिग्री है। सपोज करिए ये मैंने ए लिया, इसको लिया बी और इसको लिया सी और इस एंगल को ले लिया थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड, विपरीत भुजा बी बाय सी। अब देखो बी क्या है, भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ द साइड मीटर में रहेगा, और ये जो सी आर है जिसे कर्ण हाइपोटेनस कहते हैं वो भी मीटर में रहेगा। तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो कुल मिला के मीटर मीटर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। वैसे ही आप cos थीटा निकालिए, वैसे ही आप tan थीटा निकालिए। फॉर्मूले में नहीं जाना है, लेकिन हमको इतना तो पता है, अगर किसी को फॉर्मूला याद भी ना हो, कि ऊपर भी एक साइड आता है इसमें और नीचे भी साइड आता है, तो साइड साइड कट करके क्या बन जाएगा, ये यूनिट लेस बन जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि यूनिट क्या होगा, तो दैट इज यूनिट लेस। फिर एक इंपॉर्टेंट है जिससे प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है रेलवे में, और वो है दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स पावर, है ना। मतलब ज्योति फ्लक्स हो गया या दीप्त शक्ति हो गया हिंदी में, है ना। तो इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट की हम बात करें तो ये होता है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन। यहां पर है ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। एक ही चीज के तीन नाम है यहाँ पर, जिसे हम कहेंगे प्रदीप्ति या प्रदीप्त घनत्व या ज्योतिर्मयता। तो ये होता है दोस्तों ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। एसआई सिस्टम की बात करें तो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, लक्स। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, लक्स। तो 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो जैसा कि लेक्चर फ्लो में हमने देखा था, उसको हमने 3 भाग में बांटा था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी था। इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं मिलेगा, आप मतलब कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते रहते हैं, एकदम से थ्योरी नहीं है, फॉर्मूला लगाना है और यूनिट रखते जाना है। अब लेक्चर फ्लो के हम दूसरे स्टेज में, दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां पर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ जो भी एनटीपीसी, जेईई, एएलपी, ग्रुप डी, ये सब हमको देखना है। रेलवे परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न। तो जो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप लेक्चर को शुरुआत में एक बार देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा करने में, है ना। देन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखिए न्यूटन पर कूलम हमने निकाला था, वोल्ट पर मीटर भी निकाला था, और इस वोल्ट को W/Q लिखेंगे तो जूल पर कूलम पर मीटर, ये भी निकाला था। तो तीनों होंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो आप देख लेना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहता है तो क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, देन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स था दोस्तों E इंटू एरिया, ये हमने देखा था। E का निकाला था हमने न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत है देखिए, है ना। दिस इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश निर्माण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो ये हमने कितना निकाला था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। पूरा कैलकुलेशन हमने किया हुआ था। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, माना जो विद्युतशीलता मुक्त आकाश की, निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो ये हमने कितना निकाला था बताइए, क्या आपको याद है क्या कितना निकाला था। देखिए यहां पर हमने निकाला हुआ है, कितना आया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
c to the power 2 n to the power minus 1 m to the power minus 2। ऑप्शन नंबर बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये निकल करके इस तरीके से आ गया। देन रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड आ गया है दोस्तों, ये है ना, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। यूनिटलेस हो जाएगा, तो यूनिटलेस नंबर है ये, तो ये वाला सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हैविंग द सेम यूनिट एज परमिटिविटी, ना परमिटिविटी का यूनिट आ रहा था, ठीक है, बट ये जो था ये कैसा था, यूनिटलेस था, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बच के आ गया रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड दैट ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि भाई ये रेशो था, किसका किसका रेशो था, मीडियम का और वैक्यूम का, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस एक्चुअली देखे जाएं तो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बोथ बी एंड सी। देन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ध्यान से देखें, 1 फैरेड ये तो हो गई, और यही फैरेड को हमने लिखा था कूलम पर वोल्ट, ये भी ठीक है। और यहां पर अगर हम इस वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट जो है उसको हम लिखते हैं 1 जूल पर कूलम। तो यहां पर जब आप वोल्ट को रखेंगे तो देखिए समझिएगा, 1 कूलम पर वोल्ट लिखा तो ये कूलम आया, वोल्ट को फिर क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम, और इसमें पावर क्या है, -1, तो फाइनली क्या होगा, 1 कूलम, जूल में -1 आएगा, है ना, और इस कूलम में माइनस माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा 1 कूलम स्क्वायर पर जूल। तो ये ऑप्शन जो है कूलम स्क्वायर पर जूल, ये भी सही, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। देखिए मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जस्ट अभी लेक्चर में तो बताया हूँ ना, उसी लेक्चर को तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, जो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनसे मैं फिर से कहूंगा कि भाई आप पहले लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद यहाँ पर आए, तब आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो शुरू से पेशेंस बना करके, नोट्स बना करके चलेंगे तो ये सब चीजें आसान हैं, और यही नहीं, प्रीवियस ईयर्स भी आसान है, और आगे जो आप एग्जाम दे रहे हैं वो भी बड़े आसानी से निकलेगा, क्योंकि मैं डिटेल स्टडी जो है वो कर रहा हूँ, है ना, करवा रहा हूँ आप लोग को। तो वोल्ट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ, वोल्ट एसआई यूनिट किसका नहीं है, वोल्ट इनमें से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक नहीं है वो बताना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का तो है, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, हमको वो ऑप्शन चुनना है जो नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी है और पोटेंशियल का भी है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट का नहीं है। देखो इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, इसका एसआई मात्रक है वोल्ट, इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट, लेकिन ग्रेडियंट तो मैंने बताया था, ग्रेडियंट मतलब प्रवणता, कोई भी क्वांटिटी को जब आप डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसमें ग्रेडियंट लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब वोल्ट को किससे डिवाइड करेंगे, मीटर से, तो ये आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो भाई 3 का तो वोल्ट है, चौथे का नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ R बाई रो इज, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए था हमारे पास, हमने आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। इस रो को इधर ला लीजिए, तो जब आप रो को इधर लाएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा, L बाय ए। L का यूनिट है लेंथ मान लंबाई, A है एरिया, ऊपर आएगा मीटर और नीचे आएगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कटेगा, 1 मीटर बचेगा, जो 1 मीटर बच रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं मीटर टू द पावर -1। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। SI यूनिट पूछ रहा है इसलिए मीटर 1, SI CGS पूछता तो सेंटीमीटर टू द पावर -1 आता, SI पूछ रहे इसलिए मीटर टू द पावर -1 आया। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये भी निकाला है दोस्तों हमने, दैट इज ओम मीटर। देखिए यहां पर रेजिस्टिविटी हमने निकाला हुआ है सबका रख के, दैट इज ओम मीटर। यहाँ रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, कंडक्टेंस निकाला हुआ है, सब निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो इसकी बात करें तो ये क्या निकल के आया था साइमंस होता था, है ना, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस किसके बराबर आ रहा है, कंडक्टेंस की अगर बात करें तो कंडक्टेंस आ रहा है 1/r। इस 1/r को अगर हम ऐसा लिखना चाहें, r को हमने क्या लिखा था, v/i, ये i ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, i/v। तो इस i की यूनिट अगर हम लिखें तो वो क्या होगा, एम्पियर, और नीचे क्या आएगा, v का यूनिट वोल्ट। तो यहां से जो कंडक्टेंस का यूनिट एक और क्या निकल करके आ जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो निकल करके आ जाएगा 1 एम्पियर पर
वोल्ट। क्लियर? तो 1 साइमन में 3 चीजें निकल करके आ जाएंगी इंपॉर्टेंट। 1 साइमन इज इक्वल टू, एक तो आया 1 पर ओम और दूसरा क्या आ जाएगा 1 एम्पियर पर वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो और ये भी रटने का नहीं है, जो पता था आर को उसको लगा दिया और इस तरीके से आ गया। तो चलिए वहां पर चलते हैं जहां पर हमने क्वेश्चन देखा था। तो यहां पर देखिए सीमेंस तो होगा और एम्पियर पर वोल्ट भी होगा, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय जिसे प्रेरण कहा था, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तीनों का है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा यह ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो दिस इज 1 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये सारी चीजें हमने लेक्चर्स में देख चुके हैं, बट आप ये क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेंगे, है ना। हो सके तो मैं लिंक भी पीडीएफ आपका ये शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, बट आप भी देख लेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ परमेबिलिटी दोस्तों टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हमने किया हुआ है ना कुछ देर, इसी लेक्चर में ही तो सब हो रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ 1/ε0। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है करके, और वो ये था 1 बाय, हमने लिखा था इसको सी स्क्वायर। बोर्ड में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं दोस्तों, बट आप कंटेंट में ध्यान दीजिए। ये 1 बाय सी स्क्वायर है ना, ठीक है। अगर दोनों तरफ रूट लगा दें, चूंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो इधर भी रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज 1 बाय सी। अब हमें चाहिए 1/ε0 म्यू 0, ये तो ε0 म्यू 0 है, तो दोनों साइड क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा 1/ε0 म्यू 0, और ये हो जाएगा सी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर सी की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो अल्टीमेटली है तो आखिर स्पीड चाल ही है, तो मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कुल मिला के इतनी सी बात है। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव परमेबिलिटी। इनकरेक्ट, असत्य कथन को चुनना है। यूनिटलेस है ये तो सही है ना, तो मैं इसको पहले लिखते जाता हूं कि ये तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट वाले को चुनना है ना, तो ये कैसा है दिस इज करेक्ट। फिर दूसरा स्टेटमेंट, रेशो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड दैट ऑफ फ्री स्पेस, ये भी करेक्ट है कि भाई ये रेशो तो रहता ही है, अनुपात है ये, है ना, माध्यम के पारगम्यता का किसके साथ, निर्वात के पारगम्यता के साथ अनुपात, तो ये भी सही है। इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस, हाँ ये भी बात सही है। भाई अगर किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी जब हम लेते हैं, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी, तो फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, ऊपर आएगा उस मीडियम की परमेबिलिटी और नीचे डिवाइड बाय वैक्यूम की परमेबिलिटी, है ना। अगर आपने रिलेटिव परमेबिलिटी लिया वाटर का, तो ऊपर आएगा वाटर का परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमेबिलिटी। अगर आपने रिलेटिव परमेबिलिटी लिया आयरन का, तो ऊपर परमेबिलिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसी प्रकार से अगर रिलेटिव परमेबिलिटी लिया वैक्यूम का, तो ऊपर क्या आएगा परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और नीचे भी क्या आएगा परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, और ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा दिस इज 1। तो ये ऑप्शन भी कैसा है सही है, मतलब सॉरी करेक्ट है। तो ये क्या हो गया करेक्ट। हमको यहां पर क्या चुनना था इनकरेक्ट। अब देखें चूंकि ऊपर भी परमेबिलिटी नीचे भी परमेबिलिटी, तो ये हमने निकाला था इसका यूनिट क्या होगा यूनिट लेस। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं और एक ऑप्शन कैसा है इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें जो यूनिट है इसका वो क्या दे दिया है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये एक्चुअल में टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट है परमियाबिलिटी का, और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी की, है ना। तो ये इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में हमको क्या बोला है इनकरेक्ट को सेलेक्ट करें, तो यही वाला ऑप्शन होगा। देन ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, दोस्तों ये जो इंडक्टेंस आया था ये था फ्लक्स बाय करंट, है ना। तो फ्लक्स का हो जाता था मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, इसका होता था वेबर और करंट का आएगा एम्पियर। इसको लिखेंगे कैसे दिस इज वेबर पर एम्पियर,
और इसी वेबर पर एम्पियर को हमने क्या कहा था, हेनरी, दैट इज एच। तो रिलेशन निकल के कुछ इस तरीके से आया था कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। तो ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, तो द ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, अगेन देखा था हमने, दिस इज यूनिटलेस एक्चुअली, हैविंग यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ना यूनिटलेस है। रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द मीडियम, हाँ ये भी ठीक है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है c बाय वी, c बाय वी, जहां पर c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, तो यूनिट लेस हो जाएगा। और दूसरा, ये फॉर्मूला भी सही बोला है, ऊपर वैक्यूम में लाइट का स्पीड और नीचे मीडियम में लाइट का स्पीड, तो ये सही है, ऑप्शन सी सही है और ए सही है ना। बी जो है वो गलत है, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द मीडियम। हाँ, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उसमें ना आप करेक्शन कर लीजिए, आप उसमें लिख लीजिएगा बोथ ए एंड सी, तो ये जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन के बारे में हमने क्या देखा था, दिस इज इमेज साइज बाय एच आई बाय एच ओ, ऑब्जेक्ट साइज बताया था, तो इट इज यूनिटलेस, बहुत बढ़िया, ये सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है ना, इनकरेक्ट चुनना है हमको, तो यहां पर लिख लेते हैं कि यूनिटलेस है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज, ये भी करेक्ट है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ना ये इनकरेक्ट है ना। और फिर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज, मतलब एच ओ बाई एच आई। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ इमेज, हाँ तो ये दो जो है ये इनकरेक्ट हो गए हमारे। ठीक है, पहला वाला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा और चौथा इनकरेक्ट। अब ऑप्शंस हमको देखना है, क्या चुनना है, ध्यान से देखें, इनकरेक्ट वाला चुनना है। तो इनकरेक्ट कितने ऑप्शंस हैं, थर्ड और फोर्थ, तो बस आप देखें किसमें थर्ड और फोर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस देखा था अभी, दैट इज 1 डायप्टर। पावर देख करके वॉट मत सोचिएगा, है ना, वो मैकेनिकल वाले में था पिछले लेक्चर 1 का, यहाँ पर लेंस का पावर पूछ रहे। 1 डायप्टर इज इक्वल टू, डियर फ्रेंड्स, दैट इज 1 पर मीटर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करना है, तो 1 पर ओम, तो ये तो 1 साइमन है, कंडक्टेंस का यूनिट है, मतलब चालकता का। 1 ओम है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। पर मीटर डायप्टर है, पर सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन वो सीजीएस नहीं पूछा है, एसआई पूछा है ना। डायप्टर क्या है, एसआई यूनिट है, इसलिए हमको क्या लेना है, 1 पर मीटर लेना है। 41, 1 एटॉमिक मास यूनिट, अभी आखिरी में बताया था आपको, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सब आपको फंसाने के लिए, देखिए -27 किया है, 2.67 कर दिया, फिर 166 करके -25, तो ये सब कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, एग्जैक्ट डाटा याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, 1 बैकरल इज इक्वल टू, दिस इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, ये भी हमने किया हुआ है। दिस इज 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू पावर, नाउ लिसन, ये होता है दोस्तों 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 बैकरल, ऐसा हमने देखा था। इसका मतलब है पॉइंट यहां पर कितने आगे जाएगा, 10 टाइम्स। अगर मैं पॉइंट को एक बार आगे ले जाऊं तो ये बन जाएगा 37, तो अब इसको पॉइंट को कितने बार आगे जाना पड़ेगा, 9 टाइम्स। और ये जो 10 टू पावर 9 है, दिस इज नथिंग बट गीगा, तो दिस इज 37 गीगा बैकरल, है ना। ये लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था प्रेफिक्स गीगा, 10 टू पावर 9 के लिए क्या लगा देते हैं, दिस इज एक्चुअली गीगा। अगर इसको पूरा लिखना चाहते हैं आप तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, गीगा, दिस इज गीगा बैकरल। तो इस गीगा के लिए कैपिटल जी एंड दिस इज बैकरल, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 37 गीगा बैकरल। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स पावर, ज्योति फ्लक्स या दीप्त शक्ति। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात कर रहा है तो ये है ल्यूमेन। कैंडिला जो होता था ना, ये होता था ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी था। लक्स जो था वो इल्यूमिनेंस का था, प्रदीप्त घनत्व या ज्योतिर्मयता,
वॉट तो पावर का रहता है, ये आपको पता है, तो पावर देख करके वॉट में नहीं लगाएंगे, ल्यूमिनस पावर है, दैट इज ल्यूमन। अलग अलग जगह पावर का यूनिट बदल जाता है ना, इलेक्ट्रिकल पावर कहिए, मैकेनिकल पावर कहिए, मतलब यांत्रिकी शक्ति या वैद्युत शक्ति वो वॉट में नापी जाती है। कुछ देर पहले हमने लेंस के पावर को नापा, मतलब लेंस की क्षमता वो होता है डायोप्टर में, और यहाँ पर हमने ज्योति का जो शक्ति है, दीप्त शक्ति, उसको लिया तो वो होता है ल्यूमेन में। नेक्स्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ज्योतिर्मयता, प्रदीप्त घनत्व या प्रदीप्ति, तीनों चीज एक ही के हैं। और ये आता है दोस्तों लक्स, और ये लक्स जो होता है किसके बराबर होता है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों 1 भी सही है 2 भी सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हाँ, आजकल इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 हेनरी अभी हमने निकाला था। हेनरी एक्चुअली में देखा जाए ना, हेनरी बिलोंग करता है इंडक्टेंस को, और इंडक्टेंस को हमने कहा था फाई बाई आई, मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एरिया, है ना, सॉरी करंट। तो ये क्या निकल कर आ रहा है एक्चुअली में, इसको लिखा 1 हेनरी और यह जा हो जाएगा 1 वेबर पर एम्पियर। तो हेनरी जो आएगा दैट इज 1 वेबर पर एम्पियर, तो ये वाला आएगा। मतलब कि ए का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ए का होना चाहिए 2, है ना। तो इसको यहां पर देखते हैं, ए का होना चाहिए 2, ए का 2 यहां हमने लिख दिया। उसके बाद ओम को पकड़ते हैं, तो जो ओम है वो होता है वोल्ट पर एम्पियर, है ना, V बाई आई होता है, तो ये होगा B का 3, तो B का 3। 1 बैकरल इज 1 डीके पर सेकंड, तो C का 1, और बच गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता था 1 बाय सी स्क्वायर। सी मतलब था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मीटर पर सेकंड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो दैट विल बी डी का 4, इसके सामने वाला ही सही है ना। तो ए का 2, लेट अस चेक द ऑप्शन, ए का 2, बी का 3, सी का गड़बड़ हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और फिर डी का 4। हाँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और नीचे क्या है, ए का 3 कर दिया, गड़बड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए करने हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, तो दोस्तों ध्यान देंगे, मतलब देखो दोनों तरफ से आपको कौन सा मैचिंग किस तरीके से करना है, उन क्वांटिटीज को मिलाना है जिनका यूनिट सेम हो, है ना, यूनिट्स को ध्यान में, मात्रक जिनकी समान हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है यूनिटलेस, दिस इज यूनिटलेस। tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइड बाय साइड होता है, दो भुजाओं के लंबाई का अनुपात है, रेशो ऑफ द टू साइड्स, तो ये भी क्या होगा, यूनिटलेस, ठीक। उसके बाद पावर ऑफ लेंस की बात करें तो ये होता है दिस इज एक्चुअली डायोप्टर, और 1 बाय फोकल लेंथ देखें तो ये होता है 1 बाय मीटर, और इसी 1 बाय मीटर को मीटर इनवर्स कहते हैं, और यही क्या हो जाता है, डायोप्टर। क्योंकि आपको पता होगा हमने पावर को क्या लिखा था, 1 बाय एफ, 1 बाय फोकल लेंथ। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दैट इज नथिंग बट I मल्टीप्लाइड बाय टी, करंट इनटू टाइम। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी अगर आप बात करें तो वो हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शंस में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस, tan थीटा यूनिटलेस, तो ए का होना चाहिए दिस इज 4। इलेक्ट्रिक चार्ज और ये 2, है ना, सॉरी पावर ऑफ लेंस पहले देखने, पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर, 1 बाय फोकल लेंथ इज अगेन 1 डायोप्टर, तो बी का 1। देन C2 एंड D3, तो ऑप्शन A4 ये A4 वाले 2 हो गए, देन B1 भी है, देन C2 इसमें C3 हो गया, देन D3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। मैच द फॉलोइंग 1 टेस्ला, वेरी गुड, ए का 1, है ना, A1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स बाय एरिया था। 1 वोल्ट की बात करें तो दिस इज एक्चुअली जूल पर कूलम, बी का 4। जो लेक्चर को शुरू से देख रहे हैं और लेक्चर 1 भी अटेंड किए हैं उनके लिए काम एकदम आसान हो जाएगा, है ना। जो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे उनके लिए लगेगा कि क्या क्या चल रहा है,
बट जो लेक्चर 1 भी देख चुके हैं, लेक्चर 2 भी शुरू से कर रहे हैं, उनके लिए चीजें आसान होंगी और एग्जाम में भी चीजें आसान होंगी। 1 सीमन 1 पर ओम, दैट इज सी का 2। डी की बात करें तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू डी का 3। तो चीजें आसान हो गई हैं आपसे। ये हो जाएगा दैट इज A1 B4 A1 B4 C2 अच्छा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, चलिए ठीक है। देन PYQs, है ना। लेक्चर कैसे चल रहा था दोस्तों, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट थ्योरी देखा, फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड थे, इसमें मैंने मैचिंग वगैरह भी डाला है, कोट वाले प्रश्न। और उसके बाद अब हम वीडियो लेक्चर, इस लेक्चर के लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे कि उन दो को करने के बाद ये चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is the SI unit of electrical charge and equivalent to charge contained in nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। मैं आपको बता दूं कि 1 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते थे, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हमने अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया था, 6 into 10 to the power 18, है ना। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि इनमें से कौन, यानी दिए गए जो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन विद्युत आवेश का SI मात्रक है और साथ ही साथ उसमें जो आवेश है वो उस आवेश के बराबर है जो कि 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स में है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जाहिर सी बात है कूलम्ब आ जाएगा। इतने में ही आपका आंसर आ गया है एक्चुअली कि इनमें से कौन है इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट, कूलम्ब। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है दोस्तों, कूलम्ब है। तो मतलब क्वेश्चन के 2 लाइन पढ़ के ही आप इन 4 में से ऑप्शन दे सकते थे, बट ये आगे वाला दे करके थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया। एंड इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स मिला करके कितना चार्ज बनाएंगे, तो वो कितना आता था, 1 कूलम्ब आता था। ठीक है, ये हमने निकाला है, तो आंसर क्या होगा, कूलम्ब। तो पहले यहां तक भी पढ़ेंगे तो आंसर सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद तो इंफॉर्मेशन दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022, है ना, जो CBT 2 हुआ था ना, हाँ, बस उसमें पूछा गया था NTPC का। ठीक है, नेक्स्ट, द 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू नियरली, ये एक्चुअल में हमने जो लेक्चर 1 किया था उसका आ चुका है ये क्वेश्चन, दैट इज 98.6, ये भी 2022 में पूछा था। मैंने कहा ना हमारा लेक्चर जो है वो एग्जाम के क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ताकि आप सेफ साइड में रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SI यूनिट, दिए गए मात्रक, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में SI मात्रक नहीं है। ओम SI यूनिट है रेजिस्टेंस का, एम्पियर SI यूनिट है करंट का, जो न्यूटन है ये SI यूनिट है फोर्स यानी बल का। कैलोरी जो है ये SI यूनिट नहीं है दोस्तों, ये हीट का यूनिट तो है लेकिन SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट हीट का होता है जूल और ये है कैलोरी। एक कैलोरी में लगभग होता है 4.186 जूल, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो यही विकल्प है ना, ये SI यूनिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में, है ना। देखिए, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का SI मात्रक है, न्यूटन जो है बल का SI मात्रक है, लेकिन कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है मगर SI मात्रक नहीं है, है ना। SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कैलोरी और जूल के बीच का ये रिलेशन है। तो यही आंसर होगा हमारा कि कैलोरी जो है SI मात्रक नहीं है, हमको जो नहीं है उसको चुनना था। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की बात करें तो दैट इज ओम मीटर। सब पहले आपको डिटेल दे चुका हूं, है ना। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग, रेडिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, विकिरण ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है उसकी बात हो रही है, तो ये किससे नापा जाता है, क्यूरी से। और अगर यही SI मात्रक में पूछता तो क्या हो जाता, बैकरल। और क्यूरी और बैकरल के बीच का रिलेशन भी हम देख चुके हैं, दैट इज 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 बैकरल। नेक्स्ट, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। हेनरी की अगर हम बात करें तो हेनरी होता था इंडक्टेंस, तो हेनरी होता है इंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा दिस इज फाई मैग्नेटिक फ्लक्स और नीचे आता था एम्पियर।
ये हमने देखा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इंडक्टेंस पर मीटर बोल रहा है, तो मैं इस लेंथ इंडक्टेंस को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मीटर से। तो यहाँ पर भी नीचे क्या आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली मीटर। अब देखें फ्लक्स जो होता था, फ्लक्स होता था मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये हमने देखा था ना, फ्लक्स इज नथिंग बट बी इनटू ए। तो बी का यूनिट अगर हम लिखें तो वो होगा 1 टेस्ला, और एरिया का लिखेंगे तो वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और इसी 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम 1 वेबर भी कहते थे, बट अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ दिया हूं, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। और नीचे करंट की जगह आएगा एम्पियर, और उसके बाद क्या आएगा, मीटर। देखिए 1 मीटर यहां से क्या होगा, कैंसल होगा, और बचेगा क्या, 1 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और मजे की बात यही, जो 1 टेस्ला पर मीटर आया है, दिस इज एक्चुअली एसआई यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी, एसआई यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, पारगम्यता की, एसआई मात्रक या चुंबकशीलता की। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब तो अगर आपको बेसिक्स आइडिया है तो आप चीजों के साथ खेल सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस कॉल्ड, डायोप्टर। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और ये होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। हेनरी की बात करें तो ये था इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व का था ये। अब चाहे आप सेल्फ इंडक्टेंस कहें चाहे म्यूचुअल कहें, है ना। फेरेड कैपेसिटेंस का था, और पास्कल प्रेशर दाब का था, कैपेसिटेंस, है ना। यहाँ पर फेरेड किसका था, कैपेसिटेंस मतलब धारिता का। सारी चीजें हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ऐसा यूनिट एज, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति की तीव्रता 7 भौतिक राशियों में से, मूल राशियों में से एक है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव पदार्थ में से जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किस मात्रक का उपयोग करके, हाँ, क्यूरी 2021। देन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। देखिए कितने बार सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने बार पूछ चुका है। मैच द फॉलोइंग, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, तो 1 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए सेल्फ को छोड़िए, इंडक्टेंस को देखिए, प्रेरकत्व, जिसका हमने क्या निकाला है, हेनरी, तो 2 का सी। और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, तो 3 का आ जाएगा वेबर, है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय अभिवाह, तो 1A 2C 3B, 1A 2C 3B, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सोचना ही नहीं है इतना सिंपल में, है ना। एम्पियर सेकंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज, 1 एम्पियर सेकंड, दिस इज एक्चुअली I मल्टीप्लाइड बाय T, दिस इज नथिंग बट 1 कूलम, है कि नहीं। शुरुआत आज के लेक्चर के इसी से किया था हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, वो विकल्प को चुनना है जो कि सही तरीके से यहां पर नहीं रखे गए, है ना, मैचिंग जिनका सही नहीं है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और इस तरफ लिखा हुआ है हर्ट्ज, मतलब आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, तो ये तो करेक्टली मैच है, सही है, ये करेक्ट है ये, है ना। फिर दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है टेस्ला, ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है दोस्तों वेबर, और ये क्या लिखा है, टेस्ला, तो ये इनकरेक्ट मैच है ना, ये इनकरेक्ट है। फिर देखते हैं इनकरेक्ट, प्रेशर का पास्कल, ये भी करेक्ट है, करेक्टली मैच्ड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता का सीमेंस है, ये भी करेक्टली मैच्ड है। हमको चुनना कौन सा था इसमें, नॉट करेक्टली, है ना, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो वोल्ट है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी होता है ना, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, सबका वोल्ट ही रहता है। SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस डियर फ्रेंड्स, है ना। 3 चीजें लिखे थे हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, वहां पर एक चीज और जोड़ लेंगे, वोल्टेज, ठीक है। तो उसके तो नाम में ही है वोल्टेज, SI मात्रक वोल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इनमें से कौन तापमान का मात्रक है, तो केल्विन SI मात्रक, है ना। सेल्सियस देख के सोचेंगे, सेल्सियस भी तो होता है, फ़ारेनहाइट भी तो होता है ना।
और केल्विन भी है। बट आप देख पा रहे हैं कि हमको देखिए विकल्प वाले क्वेश्चन में हमको ज्यादा सही कौन है वो देखना है। जनरली कुछ नहीं बोला है तो किस मात्रक की बात कर रहा है, एसआई मात्रक की बात कर रहा है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, केल्विन को लेंगे। हाँ, अगर यहाँ केल्विन नहीं होता, कुछ और वैल्यू रहती, तब हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों को ले सकते थे, बट यहाँ पर केल्विन दे दिया है तो हम किसको लेकर के चलेंगे, केल्विन, क्योंकि एसआई सिस्टम उसका वही है। और दूसरा चीज ये भी है कि इसका पूरा नाम नहीं लिखा है, ये केवल सेल्सियस नहीं होता, वो डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसलिए इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, केल्विन। नेक्स्ट, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। बाकी चीजें भी कौन कौन सी है, चार्ज का क्या होता है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है। नेक्स्ट, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, लिसन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, ज्योति की तीव्रता, ये होता है कैंडेला, ये तो 7 मूल राशियों में से एक है सॉरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें तो ये हमने निकाला था, इसे हम कहते हैं ल्यूमेन, है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस पावर जिसे हमने कहा था दीप्त शक्ति। अब फिर ल्यूमिनस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो अलग चीज है, यूनिटलेस होगा। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इसे हमने कहा था लक्स, जो कि होता था ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, लेंस का पावर था, है ना, डायोप्टर जो है 1 पर मीटर। अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 days. How much energy is this converted to joule? So 100 यूनिट, तो 100 यूनिट, एक यूनिट में कितना एनर्जी हो जाएगा, दैट इज 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 जूल। तो 100 यूनिट में कितना हो जाएगा, 100 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 into 100 joule. So this will be 3.6 multiplied by 10 to the power 8 joule. So this will be the solution. है कि नहीं, 100 यूनिट ऑफ एनर्जी 5 दिन में कंज्यूम किया, तो टोटल कितना एनर्जी जो है वो यूज किया, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना है। तो योर ऑप्शंस विल बी 3.6 into 10 to the power 8, ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, तो ये जितने क्वेश्चंस हैं दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, आप है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले जो भी 8 से 10 साल के 2022 तक रिसेंट जो पेपर हुआ है वो सारे क्वेश्चंस हमने देख चुके हैं। तो मैं फिर से वही कहता हूं कि लेक्चर 2 को आप शुरू से देखें, है ना, और जो ठीक है शुरू से चालू करें, फिर आगे सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, है ना, तो आपको एक लिंक बनते जाएगा, और फिजिक्स में लिंक बनाना बेहद जरूरी है। तो लेक्चर 2 के लिए इतना ही। लेक्चर 3 में हम कुछ स्पेशल, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे यूनिट्स से लेकर के, और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जो कि रेलवे का एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, एक पसंदीदा टॉपिक है रेलवे का, जिससे क्वेश्चंस पूछता ही है रेलवे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जल्द ही मिलेंगे लेक्चर 3 में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।